जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का पीटी 365 का जो अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है उसके पॉलिटी सेक्शन का जो सेक्शन है उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ये बेसिकली जनवरी टू मार्च का जो करंट का अपडेटेड आया हुआ है मटेरियल, तो उस पर बेस्ड है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट Uttarakhand became the first state in the country to pass a law on uniform civil code. समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया। पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात आर द अदर स्टेट्स वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तर प्रदेश और गुजरात यूसीसी के कानून पर कार्य करने वाला दूसरे राज्य है, अन्य राज्य है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे आर्टिकल 43 अंडर पार्ट 4 डायरेक्ट दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन और यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाग 4 के तहत अनुच्छेद 43 निर्देश देता है कि राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और इसमें से आपको बताना है जो तीन स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कितने सही हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने जो 2023 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा है अपने प्रीलिम्स में, उन्हीं पैटर्न्स पे इन क्वेश्चन को बनाया गया है जो आपके 24 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर आपका एक, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो यहाँ पर यदि बात करें तो उत्तराखंड का बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास अ लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको देख रहे हो यहाँ पे, सेकेंड ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो यहाँ पे ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश न होकर के आसाम, आसाम और गुजरात दो स्टेट्स हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, यूसीसी पे वर्क कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे आर्टिकल 43, यहाँ पे आर्टिकल 43 ना होकर के आपका हो जाएगा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4 डायरेक्ट्स द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन और यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, वन। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। बात करें हम लोग यहाँ पे कि और कौन सा यदि गोवा की बात करें तो गोवा में ऑलरेडी क्या है, गोवा में गोवा में ऑलरेडी क्या है, कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस में है, कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस में है, कॉमन सिविल कोड। और ये बेस्ट किस पर है, तो ये पुर्तगाली सिविल कोड जो आपका 1867 का उस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन पोर्तुगीज सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ 1867। 1867 के जो पुर्तगीज सिविल कोड है उसी पे क्या है, कॉमन सिविल कोड बेस्ड। बात करें हम लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट एक केस की बात करें तो शाह बानो केस, शाह बानो केस, बानो केस, शाह बानो केस से कब हुआ था, 1985 में, 1985। इसमें फोकस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि मेंटेनेंस मैटर को लेकर के, मेंटेनेंस किस पे हाईलाइट किया था, मेंटेनेंस मैटर, मेंटेनेंस मैटर मतलब
गुजारा भत्ता संबंधी मामलों को क्लियर किया। मेंटेनेंस मैटर या गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता पे फोकस करने के लिए बोला था। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड बात करें यहाँ पे तो सरला मुदगल केस, सरला मुदगल केस ये कब हुआ था? इन 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया था किसके लिए? फॉर जेंडर इक्वालिटी, किसके लिए? फॉर जेंडर इक्वालिटी among religions, among religions। मतलब सभी धर्मों में लैंगिक जो समानता उसको स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था संसद से कि कानून पारित करने के लिए। ठीक है। थर्ड जजमेंट की बात करें यहाँ पे तो पोलो कौटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना पेरेरा। एक जजमेंट कब का? 2019 का। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि क्या हाईलाइट किया था यहाँ पे कि नीड्स फॉर यूनिफॉर्म लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? समान कानूनों की आवश्यकता पे इसमें क्या फोकस किया था। क्लियर है यहाँ पे? कुछ यदि इंडिविजुअल एक्ट्स की बात करें हम लोग, कुछ इंडिविजुअल एक्ट्स की बात करें तो जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट कब? 1995 का। फिर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कब का? ये 1956। ठीक है। तो इन कुछ एक्ट्स इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जितने भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपको, द पीपल ऑफ लद्दाख आर प्रोटेस्टिंग फॉर लद्दाख टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल। ठीक है। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए क्या विरोध कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243(2) and article 275(1) is provided for the administration of tribal area in Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। संविधान के छठी अनुसूची में जो अनुच्छेद 243(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान किया गया है। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, इफ there are multiple scheduled tribes in an autonomous district, the Vidhan Sabha may divide the area inhabited by them into autonomous regions। मतलब किसी स्वायत्त जिले में कई अनुसूचित जनजातियां हैं तो विधान सभा उनके निवास क्षेत्र वाले क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है। यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपके बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो यहां पर आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। कौन कौन से वो दो स्टेटमेंट्स हैं? तो फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 243(2), यहाँ पे 243(2) न होकर के आपका आर्टिकल हो जाएगा क्या, 244(2). एंड आर्टिकल 275(1) इज प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन कहाँ पे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप विधानसभा देख रहे हो स्टेट टर्म, ये विधानसभा ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नर। गवर्नर क्लियर है? गवर्नर की बात करें यहाँ पे, तो जो यदि किसी स्वायत्त जिले में कई अनुसूचित जनजातियां हैं, तो यहाँ जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो क्या कर सकता है, उनके निवास क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। क्लियर है? चलिए, आपका आंसर क्या हो गया, बी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट नहीं। यदि हम लोग बात करें कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो राज्यपाल है, गवर्नर वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, क्रिएट कर सकता है बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या क्रिएट कर सकता है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और उसको क्या कहते हैं, एडीसी कहते हैं, एडीसी। और दूसरा क्या क्रिएट कर सकता है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। क्लियर है? एआरसी। एडीसी में बात करें हम, तो एडीसी का जो कंपोजिशन होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स वो कितने हो सकते हैं, तो 30 मेंबर्स होते हैं, 30 होते हैं, जिसमें से जो गवर्नर के द्वारा, इसमें से जो 4 जो होता है, वो क्या गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है उनको, गवर्नर। और बाकी जो 26 होते हैं, जो 26 होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो 30 मेंबर्स हैं, उसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है, बोडोलैंड, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जो मेंबर्स का जो टोटल मेंबर्स हैं, उनका कितने हैं, 46 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर है? चल, कुछ इनके यदि बात करें कि एडीसी और एआरसी का जो कुछ क्या पावर्स की बात करें, यदि हम इनके पावर्स की बात करें, पावर्स कि क्या क्या पावर्स इनको दिया जाता है, तो पावर्स की बात करें तो एक पावर होता है लेजिस्लेटिव पावर का इनका, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि लैंड्स और जो फॉरेस्ट है उसका मैनेजमेंट के लिए एक हेडमैन को अपॉइंट कर सकते हैं, लैंड्स और क्या, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कर सकते हैं।
सेकेंड, यदि बात करें हम लोग कि क्या जुडिशियल पावर के बारे में, तो इनका जुडिशियल कुछ पावर यदि बात करें, तो जुडिशियल पावर जो हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट को क्या कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट, काउंसिल कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए, ये आपका जो कंप्लीट डिटेल्स है इंग्लिश में और हिंदी में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो थर्ड क्वेश्चन आपका, अ constitution bench of Supreme Court has reserved judgment on the case of concerning the minority status of the Aligarh Muslim University. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामलों को का जो फैसला है सुरक्षित रखा है। एक करंटली न्यूज में था। Article 29 of the Constitution deal with the right of linguistic and religious minorities to establish and administer educational institution of their choice. संविधान का अनुच्छेद 29 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार से संबंधित है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से बताना है कि 3 में से स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, सॉरी करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो यहां पर आपके 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं। कितने? 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट आपका करेक्ट है, लेकिन सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है तो रीजन क्या है करेक्ट नहीं होने का? बताइए आंसर क्या होगा? करेक्ट नहीं है तो फिर रीजन क्या है? तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 29 दिया हुआ है, ये 29 न होकर के कितना हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा आपका 31, 30 ब्रैकेट 1, आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, मतलब सेकेंड और थर्ड आपका रॉन्ग है, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। बात करें कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं? तो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज सॉरी कम्युनिटीज में कितने रखा गया है? तो यहाँ पे टोटल 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में रखा गया है। किनको किनको रखा गया है? तो मुस्लिम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन, पारसी एंड जैन। क्लियर है? एक और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट में भी ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट 2009, ये क्या है? ये एप्लीकेबल नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए ये आपके यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में कंटेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(1) of the Indian Constitution, Supreme Court of India must have a Chief Justice of India and maximum 9 additional justices unless Parliament specifies a higher number of through a statute. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 9 अतिरिक्त न्यायाधीश होने चाहिए जब तक कि संसद किसी कानून के माध्यम से अधिक संख्या निर्दिष्ट न करे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, ई कोर्ट मिशन लॉन्च्ड इन 2015 एम टू मॉडर्नाइज इंडिया कोर्ट सिस्टम बाय मेकिंग इट डिजिटल एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस। 2015 में लॉन्च किए गए ई कोर्ट मिशन का उद्देश्य भारत की अदालत प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए आधुनिक बनाना है। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्वोक आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस। भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 129 का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताने हैं कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आपका कौन कौन से करेक्ट हैं? करेक्ट नन है, कोई भी करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है करेक्ट नहीं होने का? रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे जो एडिशनल जस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने 9 ना होकर के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7। कितने 7, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो ई कोर्ट मिशन है वो लॉन्च कब किया गया था? 2013 में किया गया था, ना कि 2015 में किया गया था। क्लियर है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, जो रीजनल बेंचेस की बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है, वो कितने आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 130 के 130 के अंडर किया जाता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, recently Supreme Court ruled that tribunals can be directed the government to frame policy। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो ट्रिब्यूनल है और सरकार को नीति बनाने के लिए निर्देश दे सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल AFT हैज ए पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास आपराधिक अदालत की शक्तियां हैं। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड, ट्रिब्यूनल्स आर नॉट क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो ट्रिब्यूनल है वो क्या अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने नहीं है, सही कितने नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ पर आंसर है आपका 3, मतलब ऑल 3 आर नॉट करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो ट्रिब्यूनल है कैन बी की जगह कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। सेकेंड,
इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बताओगे। सेकेंड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं दी गई है। फिर किसकी दी गई है? यहाँ पे सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, सिविल कोर्ट। क्लियर है? इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पे नॉट नहीं होगा। मतलब ट्रिब्यूनल क्या होता है? क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या है? करेक्ट नहीं है। बात करें कि यहाँ पे कि जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल AFT, इसका स्थापना किसके तहत हुआ था? तो ये बनाया गया था AFT एक्ट 2007। AFT एक्ट 2007 के अंदर इसको क्या सेटअप किया गया? सेटअप किया गया। क्लियर है? इसको कौन सा पावर दिया गया? इसको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया। सिविल कोर्ट का इसको पावर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। बॉडी की बात करें तो ट्रिब्यूनल कैसा बॉडी होता है? क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। और इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी तो है, क्वासी जुडिशियल बॉडी बॉडी लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बनाया गया था? यदि ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, यहाँ पे पूछा जाए एग्जाम में आपका, तो क्या किस लिए? कि जो जुडिशरी का जो केस लोड है उसको रिड्यूस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ जुडिशरी, केस लोड ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका पर मुकदमे के भार को कम करने के लिए जुडिशियरी। क्लियर है? और यदि और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें यहाँ पे तो दूसरा और क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो टेक्निकल से रिलेटेड जो मैटर्स से रिलेटेड जो मामले हैं उसको निपटाने में इसका क्या हेल्प लिया जा सकता है। टू ब्रिंग, फर्स्ट है टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ जुडिशरी, सेकेंड टू ब्रिंग इन सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज फॉर टेक्निकल मैटर, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज जो टेक्निकल मैटर है उसको क्या करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर टेक्निकल मैटर, टेक्निकल मैटर। क्लियर है? चलिए, अब ट्रिब्यूनल सिस्टम से रिलेटेड यदि आर्टिकल्स के बारे में बात करें, क्योंकि कभी कभी आर्टिकल्स भी पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल्स के बारे में यदि बात करें तो एक आर्टिकल है आपका 323A, 323A, और एक है 323B। क्लियर है? और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंसर्ट किया गया? तो सेकेंड अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। कब हुआ था? 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में किया गया था। यदि 323A की बात करें तो ये इसमें क्या मेंशन है? तो इसमें क्या किया गया? पावर को मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया क्या कि वो क्या कर सके, तो पार्लियामेंट है वो क्या कर सके, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कंस्टिट्यूट कर सके, कंस्टिट्यूट सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। क्लियर है? 323B की बात करें तो ये बेसिकली सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स। इसमें क्या है तो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को अधिकार देता है, पार्लियामेंट और
स्टेट लेजिस्लेचर ये दोनों को अधिकार देता है कि क्या ये अपने लिए एक वहां पे क्या ट्रिब्यूनल को ना से कंस्टिट्यूट कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं, एक क्या था ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपके डिटेल्स हैं यहाँ पे, मैगजीन का डिटेल है। तो आप यहाँ इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ से आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं से बनाए गए हैं, तो आप यहाँ से कंटेंट सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, a committee headed by Chief Justice of India designated 56 lawyers and advocate on record as a senior advocate. 11 of them are women. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 56 वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में क्या नामित किया है। इसमें कितने 11 महिलाएं शामिल है। ठीक है, क्लियर। सेकंड बात करें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मींस एन एडवोकेट हु इंटाइटल्ड अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 टू एक्ट as well as to plead for a party in a court. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब एक ऐसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत कार्य करने के साथ साथ अदालत में एक पक्ष की पैरवी भी करने का हकदार है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड, नो एडवोकेट अदर देन AOR मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड for a party shall appear, plead and address the court in a matter unless he is instructed by AOR or permitted by a court. किसी पक्ष के AOR के अलावा कोई भी वकील किसी मामले में उपस्थित नहीं होगा, दलील नहीं देगा और अदालत को संबोधित नहीं करेगा जब तक उसे AOR द्वारा निर्देश न दिया गया हो या न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दिया गया। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, कितने सही हैं। तो यहाँ पर आपके ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ऑल 3 करेक्ट हैं। क्लियर है। ये डिटेल्स आपके इंग्लिश और हिंदी में। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था, जल्द हम पार्ट 2 के लेकर आ रहे हैं। सो यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूपीएससी खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स 2000। जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आई इसके पीटी 365 का जो अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल 1 है, जनवरी टू मार्च का करंट अफेयर्स, उसका पॉलिटी सेक्शन जो है उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। ये जो मैगजीन है उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपके यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी को आप मेंटेन कर सकते हो, और जहां भी यदि रॉन्ग अटेम्प्ट होता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स issued to the purchaser on a refundable basis, मतलब कि चुनावी जो बॉन्ड है क्रेता को वापसी योग्य आधार पर जारी किए जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स could be used for donating only to the registered political parties which secured not less than 2% of vote polled in the last general election of Lok Sabha and Legislative Assembly। मतलब चुनावी बॉन्ड का उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 2% वोट हासिल किए हैं। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ईच इलेक्शन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है had a unique alphanumeric number visible under ultraviolet rays। प्रत्येक ईवीएम में पराबैंगनी किरणों के तहत दिखाई देने वाले एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो यूपीएससी के जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको पैटर्न पे क्वेश्चंस को बनाया गया।
तो बताइए यहाँ पे तीन आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ओनली वन। क्यों ओनली वन है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो यहाँ पे रिफंडेबल बेसिस लिखा हुआ है ये नॉन रिफंडेबल बेसिस पे होता है, नॉन रिफंडेबल बेसिस, नॉन रिफंडेबल बेसिस। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1%। 2% की जगह पे यहाँ पे 1% आपका आंसर है, 2% नहीं है। क्लियर है? लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो एक उनका के एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जा सकता है। तो आपके यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें हम यहाँ पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये काफी अभी न्यूज में रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक प्रोमिसरी नोट के रूप में इसको जारी किया जाता है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के रूप में क्या इसको जारी किया जाता है। ठीक है? और इस पे जब जारी किया जाता है तो क्या इस पे बायर का नाम, बायर या पेई का नाम होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पे नॉट कैरी अ नेम ऑफ, नेम ऑफ बायर और पेई, मतलब इस पे बायर और पेई का नाम नहीं होता। बायर और पेई। क्लियर है? ठीक। एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है क्या इसको नॉन रिफंडेबल बेसिस पे इसको जारी किया जाता है, नॉन रिफंडेबल होता है। फिर इसको परचेज कहाँ से किया जाता है? इसको परचेज करने के लिए जो एसबीआई का ऑथराइज्ड ब्रांच है, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ एसबीआई, ब्रांच ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक का जो ऑथराइज्ड ब्रांच है वहां से इसको परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें इसको, ये रहा आपका, ये जो क्वेश्चन हमने जो लिया था, एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया था, इशू टू द परचेजर ऑन अ बेसिस ऑफ नॉन रिफंडेबल बेसिस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से आप देख सकते हो कि नॉट लेस देन 1%, donating only to the registered political parties which not secure 1% of vote role in a general election of Lok Sabha and Legislative Assembly. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे था कि each electoral bonds has a unique alphanumeric number visible under the ultraviolet ray. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, all the seats in municipality, all the seats in municipality shall be filled by a person chosen by a indirect election from the territorial constitution in the municipal area। नगर पालिका की जो सभी सीटें जो होती हैं नगर निगम क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति से क्या भरी जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सीट्स आर रिजर्व फॉर अ माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, विमेन एंड अदर ग्रुप एज पर द रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल एक्ट। संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार जो सीटें होती है अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं और अन्य समूह के लिए आरक्षित होती हैं। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व शैल बी और रिजर्व
फॉर वीमेन बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी। आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये 3 स्टेटमेंट्स है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स कितने करेक्ट नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली 2, ओनली 2। आपके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो हैं इनमें से करेक्ट नहीं है। और कौन कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो आप देख रहे हो इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन ना होकर के क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें माइनॉरिटी की बात नहीं की गई है। क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या हुआ था कि जो चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन में जो काफी अभी बवाल मचा था, उसके रिगार्डिंग ये चीजें अभी न्यूज में रही हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट recently notified the outcome of the Chandigarh mayor election, exercised its power under Article 142, Article 142 of the Constitution to ensure complete justice. Elections of the municipal corporation are held as the Municipal Corporation Act. तो इसका जो इलेक्शन होता है वो किसके अंडर में होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में किया जाता है। जो फ्रेम्ड होता है किसके द्वारा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा इसको फ्रेम किया जाता है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 243 आर में। तो ऑल सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटी शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय अ डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने क्वेश्चंस में रखा है, फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इन द म्यूनिसिपल एरिया। क्लियर है। और जो एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो म्यूनिसिपल का जो एरिया को डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें यहाँ पे तो 243 टी में सीट्स आर रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात नहीं की गई, जबकि स्टेटमेंट हमने माइनॉरिटी रखा था। वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अनकास्ट वीमेन एंड अदर ग्रुप्स एज पर द म्युनिसिपल एक्ट। ये आपका क्या था, ये सेकेंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट ये रहा आपका कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व शैल बी रिजर्व फॉर अ विमेन बिलोंगिंग टू द क्या, एससी एंड एसटी। क्लियर है। चल, और इनके ड्यूरेशन की बात की जाए तो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन सारे, तीनों स्टेटमेंट्स जो है कि इन 1960 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता किस स्टेट असेंबली इलेक्शन में, तो इन स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश 1960 में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस laid by the election commission of India to govern conduct of a political parties and candidate in run up to an election to ensure free and fair elections। मतलब कि एमसीसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए ईसीआई द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का क्या एक सेट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इन 2013 सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इलेक्शन मैनिफेस्टो which it had included in क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने का निर्देश दिया था, जिसे एमसीसी में क्या शामिल किया गया। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए, इसमें बताना है कि तीनों में से कितने करेक्ट नहीं है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा इस पे। इन 3 स्टेटमेंट्स में करेक्ट आपका एक नहीं है।
सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? वो स्टेटमेंट आपका सेकेंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि फर्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1960 में तो किया गया था, लेकिन स्टेट का नाम यहाँ पे रॉन्ग दिया, आंध्र प्रदेश न होकर के यहाँ पे किस में, केरला में किया गया था। केरला में किया गया। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1960 में किया गया था। कहाँ पे? केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में, केरला। फिर 1974 में, ठीक है, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीआई ने डायरेक्ट किया था किसको? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को किस लिए डायरेक्ट किया था? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टैंडिंग कमेटी का क्या फॉर्मेशन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी स्थापित करने के लिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी होगी, वहां पे क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, उसका रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे काम दिया गया कि जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन को चेक करने के लिए, चेक ऑन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। ये क्लियर है? फिर 1979 में, 1979 में क्या किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पार्टी पावर में है उसको रेगुलेट करने के लिए ले गया। क्योंकि क्या होता है, जो पार्टी पावर में रहता है उसका क्या करता है, इलेक्शन के दौरान एडवांटेज न लें, इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें एक सेक्शन लेकर आए, पार्टी इन पावर को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट, जो पार्टी पावर में उसको पावर को रेगुलेट करने के लिए एक सेक्शन लेकर के गया 1979 में लेकर आए। ठीक है, और 2013 की बात करें, 2013 में तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु को डायरेक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहता है, डायरेक्ट किया था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसको क्या किया जाए, उसके लिए क्लियर एक गाइडलाइन होना चाहिए, जिसको क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल किया जाए। क्लियर है यहाँ पे? बात करें यहाँ पे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या क्या चीजें एक कैंडिडेट के द्वारा या कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं की जा सकती हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है बताइए। फर्स्ट, कि कोई भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो फाइनेंशियल ग्रांट को क्या करेगा, अनाउंस नहीं करेगा। फाइनेंशियल ग्रांट जो है उसको अनाउंस नहीं करेगा, फाइनेंशियल ग्रांट को अनाउंस नहीं किया जाएगा। या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी न्यू जो न्यू प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट था। सेकंड की बात करें यहाँ पे, तो किसी भी अथॉरिटीज के द्वारा प्रोमिसेस नहीं किए जाएंगे, प्रोमिसेस नहीं किए जाएंगे। लाइक जैसे कि मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जैसे कि रोड, ये सब का वो, नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो, और क्या कि इस किसी प्रकार की एड हॉक अपॉइंटमेंट, एड हॉक अस्थाई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा।
एडहॉक अपॉइंटमेंट क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है। और क्या नहीं किया जा सकता है, बताइए। किसी भी मिनिस्टर या कैंडिडेट के द्वारा उसका जो डिस्क्रिशनरी फंड है, डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी फंड, उसके डिस्क्रिशनरी फंड से किसी प्रकार का ग्रांट या पेमेंट नहीं किया जाएगा, ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो गवर्नमेंट मशीनरीज का वहां पे उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड scheme for internally displaced person of Nagaland to cast a vote at a relief camps in a upcoming election, जो अभी इलेक्शन चल रहा है। तो भारत के चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में नागालैंड के अतिरिक्त रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों में वोट डालने का एक योजना अधिसूचित किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इनडेलिएबल इंक या उसको क्या था वोटर इंक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है जो रिएक्शन विद द नेल, जो नाखून के साथ रिएक्शन करता है, एक्सपोजर टू लाइट गेट डार्कर, और डार्क हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम 5 नॉमिनेशन पेपर जो हो जब फाइल किया जा सकता है कैंडिडेट के द्वारा और या उसके बिहाफ में किसी के द्वारा फॉर अ कंस्टिट्यूएंसी। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर है आपका नन, कोई भी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो रिलीफ कैंप की बात की गई है वोट के लिए, ठीक है, स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन आईडीपीज की, वो नागालैंड में नहीं की गई हैं। कहाँ पे की गई हैं? मणिपुर में की गई हैं। मणिपुर, मणिपुर फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है क्योंकि इनडेलिएबल इंक वोटर जो इंक होता है उसमें सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है? ठीक। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि किसी कैंडिडेट के द्वारा जो उसके कंस्टिट्यूंसी में मैक्सिमम 5 नॉमिनेशन पेपर नहीं, कितने, 4, मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर ही फाइल किए जा सकते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रॉन्ग है। ठीक। चलिए करेक्ट इसमें देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड ए स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ मणिपुर टू कास्ट वोट ऑन ए रिलीफ कैंप इन अपकमिंग इलेक्शन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ से। आईडीपीज आर दोज फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसे आईडीपीज उनको कहा जाता है जो अपने घर छोड़ दिया किसके कारण, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वायलेंस के कारण, या ह्यूमन राइट के वायलेशन के कारण, या फिर डिजास्टर के कारण, या विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, यूएन यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। क्लियर है? इनडेलिएबल इंक और वोटर इंक की बात करें तो इसको बनाया कौन जाता, कहाँ बनाया जाता है, तो इसको मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, ये जो इंक होता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो रिएक्शन करता है नेल्स के साथ और एक्सपोजर टू लाइट गेट्स डार्कर। नॉमिनेशन पेपर की बात करें, ये सेकंड स्टेटमेंट था। नॉमिनेशन पेपर की बात करें, थर्ड वाला है, नॉमिनेशन फाइल अंडर सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय अ कैंडिडेट ऑन और इन हिज बिहाफ फॉर क्या कंस्टिट्यूएंसी। नॉमिनेशन पेपर हॉलीडे के दिन फाइल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए हैज आर्म्ड सिटीजनशिप रूल 2009 and notified citizenship amendment rule
2024 to enforce the Citizenship Amendment Act 2019। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नागरिकता अधिनियम 2009 में एक संशोधन किया है और नागरिकता संशोधन 2024 को क्या अधिसूचित किया है। पार्लियामेंट इनेक्टेड CA 2019 अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संसद ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत CA अधिनियम को अधिनियमित किया है। आर्टिकल 11 empower parliament to make any provision related to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related to the citizenship। अनुच्छेद 11 जो संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों में संबंधित कोई भी प्रावधान करने का क्या अधिकार देता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है। 3 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि सही कितने स्टेटमेंट्स हैं। सही स्टेटमेंट्स आपकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, सॉरी यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है सिटीजनशिप रूल 2019, तो उसको आर्टिकल 12 के नहीं, आर्टिकल 11 के अंदर में उसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। मणिपुर इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज सोशल ऑडिट लॉ। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जिसने सोशल ऑडिट लॉ को ऑपरेशनलाइज किया है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि इंडिया वाज रैंक 91 आउट ऑफ 180 कंट्री ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2023, मतलब भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का कितना 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है कि पुडुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू अ नंबर ऑफ ट्रीज ऑन अ पंडारम लैंड। पुडुचेरी प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की संख्या को बढ़ाना जारी रखा है। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कितने हैं, सही कितने स्टेटमेंट्स हैं। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी। आंसर क्या है? डी। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी करेक्ट नहीं है। फिर रॉन्ग क्यों है? करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग तो होगा ही। फिर रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सोशल ऑडिट लॉ जो है ऑपरेशनलाइज करने वाला राज्य मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है तो फिर कौन सा राज्य है? ये है मेघालय। क्या नाम है इसका? मेघालय। मेघालय। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्योंकि इसमें इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो 2023 में 91 नहीं था, कितना था फिर? 93rd रैंक था। 93rd रैंक। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पंडारम जो लैंड है वो किस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है? पुडुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं है, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस पे ट्री का कंटिन्यू ग्रो कराया जा रहा है, मतलब लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स आपके ये रहे। बात करें यहाँ पर हम लोग कि सोशल ऑडिट होता क्या है बेसिकली, तो सोशल ऑडिट के बारे में बात करें यहाँ पे। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट में होता है क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम्स, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो उसका जो है क्या है कि ग्राउंड लेवल पे उसके ग्राउंड ग्राउंड रियलिटीज को मॉनिटर किया जाता है। इसमें रियलिटीज को मॉनिटर किया जाता है कि रियल में ग्राउंड पे कितना काम हो रहा है, क्या अचीवमेंट, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो इसको क्या है? सोशल ऑडिट। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स की बात करें हम लोग, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स,
कंस्ट्रक्शन इंडेक्स की बात करें 2023 का बेसिकली जो बात हो रही है अभी, तो इसमें क्या है कि इंडिया का जो रैंक 2023 में कितना था, 93rd रैंक था, 93rd रैंक था 2023 में। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2022 में कितना रैंक था, तो 2022 में 85, 85वां रैंक था 2022। क्लियर है यहाँ पे। इंडेक्स, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है। और यदि पूछा जाए बेसिकली तो करप्शन को कहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में करप्शन को यहाँ पे मतलब बेस बना के किया जाता है। यदि अदर कंट्री का पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से देश इसमें मतलब टॉप पर है, तो टॉप पर है डेनमार्क, 2023 की बात हो रही है। टॉप पे क्या है, फर्स्ट पे डेनमार्क, उसके बाद बताइए फिनलैंड, फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यू- न्यूजीलैंड, और उसके बाद नॉर्वे। यदि सीक्वेंस पूछ दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट डेनमार्क हो गया, सेकंड फिनलैंड हो गया, थर्ड न्यूजीलैंड हो गया, और फोर्थ नॉर्वे हो गया। इंडिया का रैंक कितना, 93rd 2023। क्लियर। ये आपके सारे स्टेटमेंट से कंटेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस यहीं से बनाए गए हैं, मतलब जो भी सामने अभी क्वेश्चन था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, लगता है कि ये पॉलिटी का दो सेक्शन था, मतलब पार्ट वन पार्ट टू में दोनों को कंप्लीट पॉलिटी हो गई है। तो लगता है कि वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए यूजफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।